इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर सेशन 2023-25 का होने वाले प्रैक्टिकल वाइवा का एमसीक्यू। क्योंकि प्रैक्टिकल वाइवा में कोई भी टॉपिक से आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है और इस बार तो लिखित भी लेने वाला है प्रैक्टिकल। आपको प्रोसीजर पूछा जाएगा, प्रोसीजर में आपको लिख करके वहाँ पर दिखाना है कि ये प्रोसीजर कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज डेली ऑब्जेक्टिव डाला जा रहा है, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए और कंटिन्यू वीडियो को देखिए ताकि आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसे आप मिस ना कर सको, अच्छे से बता सको। चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक कारक है। यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें बायोलॉजिकल एजेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में है कवक, बी में है गर्मी और धूप, सी में है प्रोटीन की कमी और डी में है मानसिक तनाव। अगर आप लोग को इसमें से कोई भी आंसर आपको आता है सही तो आप और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट जो है वो है कवक, फंगस जो है यहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और आप लोग में से जो भी ए ऑप्शन लगा रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी बीमारी के लक्षण अचानक और बहुत तेज़ी से गंभीर रूप में सामने आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है क्रोनिक बीमारी, बी में है एक्यूट बीमारी, सी में है सब एक्यूट बीमारी और डी में है जन्मजात बीमारी। तो जब कोई भी बीमारी का लक्षण अचानक से और बहुत तेज़ी से गंभीर रूप से सामने आता है तो उसे कहा जाता है एक्यूट डिजीज। उसे क्या कहा जाता है? एक्यूट डिजीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरियर का वह प्रकार जो बीमारी के ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक कीटाणुओं को फैलाता रहता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है इनक्यूबेटरी कैरियर, बी में है स्वस्थ कैरियर, सी में है क्रोनिक कैरियर और डी में है अस्थायी कैरियर। तो यहाँ पर कैरियर का वह प्रकार जो बीमारी के ठीक होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक कीटाणु को फैलाता रहता है वह क्रोनिक कैरियर कहलाता है। वह क्या कहलाता है? क्रोनिक कैरियर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओ। अगर आपने आप आधे वीडियो को देखोगे और लास्ट तक नहीं देखोगे, हो सकता है वो लास्ट वाला क्वेश्चन ही आपसे पूछ दिया जाए। तो इसीलिए आप लोग को रिस्क नहीं खेलना है। टोटल क्वेश्चन को देखिए, जितने भी प्लेलिस्ट में डाला गया सारे वीडियो को देख लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी या भोजन के दूषित होने के कारण होने वाली बीमारी की जैसे कि हैजा का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। ऑप्शन ए में है डायरेक्ट कांटेक्ट, बी में है एयरबॉर्न, सी में है व्हीकल बॉर्न, डी में है वेक्टर बॉर्न। तो पानी या भोजन के दूषित होने के कारण जो बीमारी का संचरण होता है वो होता है व्हीकल बॉर्न। क्या होता है? व्हीकल बॉर्न होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमारी को पैदा करने वाले एजेंट की वह क्षमता जिससे वह गंभीर या घातक बीमारी पैदा कर सकता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है इन्फेक्टिविटी, बी में है विरुलेंस, सी में है पैथोजेनेसिटी और डी में है एंटीजेनेसिटी। तो बीमारी को पैदा करने वाला जो एजेंट होता है उसकी जो क्षमता होती है जिससे गंभीर या घातक बीमारी पैदा हो जाता है वह कहलाता है विरुलेंस। वह क्या कहलाता है? विरुलेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बीमारी के फैलने की दर को मापने के लिए नए मामलों की संख्या को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है इंसिडेंस, बी में है प्रीवलेंस, सी में है मॉर्टेलिटी रेट और डी में है मॉर्बिलिटी रेट। तो जब किसी बीमारी के फैलने की दर को मापने के लिए नए मामलों में संख्या जो आता है उसको कहा जाता है इंसिडेंस। उसको क्या कहा जाता है? इंसिडेंस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं उनका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी खास समय पर आबादी में पुराने और नए
दोनों प्रकार के कुल मरीजों की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है इंसिडेंस, बी में है सोर्स, सी में है प्रीवलेंस, डी में है रिजर्वोयर। तो किसी खास समय पर आबादी में जब पुराने और नए दोनों प्रकार के मरीजों की संख्या होती है उसको प्रीवलेंस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रीवलेंस। ये क्वेश्चंस सब जो है अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आप लोग के लिए हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हो, तो कोई बात नहीं, और जो पढ़े होंगे उनके लिए तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। आपका रिवीजन जितना होगा उतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप बार बार रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए, तभी जा कर के आपको कॉन्फिडेंस आ पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पे दिख रहा है कि मलेरिया के चक्र में मादा एनोफिलीज मच्छर को क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए में है एजेंट, बी में है होस्ट, सी में है रिजर्वोयर, डी में है वेक्टर। तो मलेरिया के चक्र में जो मादा एनोफिलीज जो मच्छर जो होती है उसको माना जाएगा वेक्टर। उसको क्या माना जाएगा? वेक्टर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में भर्ती होने के बाद मरीज को वहाँ के वातावरण या स्टाफ से होने वाले संक्रमण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बी में है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, सी में है वर्टिकल इन्फेक्शन, डी में है लेटेंट इन्फेक्शन। तो अस्पताल में भर्ती होने के बाद मरीज को वहाँ के वातावरण या स्टाफ से जो इन्फेक्शन होते हैं उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के दौरान माँ से बच्चे में बीमारी का फैलना जैसे कि HIV या सिफिलिस किस प्रकार का ट्रांसमिशन है? ऑप्शन ए में है वर्टिकल ट्रांसमिशन, बी में है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, सी में इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, डी में है वेक्टर ट्रांसमिशन। तो गर्भावस्था के दौरान माँ से जब बच्चे में बीमारी फैलता है, जैसे कौन कौन सा बीमारी, जैसे में हो जाता है HIV या सिफिलिस, तो ये किस प्रकार का ट्रांसमिशन है? तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन है। कौन सा ट्रांसमिशन है? वर्टिकल ट्रांसमिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसबर्ग ऑफ डिजीज में पानी के नीचे जो छिपा हुआ बड़ा हिस्सा होता है वह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है मृत मरीज को, बी में है ठीक हो चुके मरीज को, सी में बिना लक्षण वाले या अनडायग्नोस्ड मामलों को, डी में अस्पताल में भर्ती मरीज को। तो आइसबर्ग ऑफ डिजीज में पानी के नीचे जो छिपा हुआ बड़ा सा हिस्सा होता है वह बिना लक्षण वाले या अनडायग्नोस्ड मामलों को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीमारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या को मापने वाले सूचक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में मॉर्बिलिटी, बी में है फर्टिलिटी, सी में मॉर्टेलिटी और डी में वाइटल स्टैटिक्स। तो किसी बीमारी के कारण होने वाली जो मौत की संख्या होती है और उसको मापने वाला जो सूचक होता है उसको मॉर्टेलिटी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मॉर्टेलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक गैर संचारी रोग है जो कि एक दूसरे में नहीं फैलता है? गैर संचारी रोग आप लोग समझ रहे हैं, जिसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए में है खसरा, बी में है कैंसर, सी में है टाइफाइड, डी में है मलेरिया। तो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो वो है कैंसर। कैंसर जो बीमारी है एक से दूसरे पेशेंट में नहीं फैलता है, ठीक है, इसलिए ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी के स्तर पर विकलांगता को कम करने और बचे हुए अंगों को काम के लायक बनाने की प्रक्रिया किस स्तर का प्रिवेंशन है? ऑप्शन ए में है टर्सरी प्रिवेंशन, बी में है सेकेंडरी प्रिवेंशन, सी में है प्राइमरी प्रिवेंशन, डी में है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टर्सरी प्रिवेंशन। क्या हो जाएगा? टर्सरी प्रिवेंशन। बीमारी के स्तर पर विकलांगता को कम करने और बचे हुए अंगों को काम के लायक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको टर्सरी प्रिवेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्सरी प्रिवेंशन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र या किसी आबादी में किसी बीमारी का हमेशा बने रहना, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में घेंघा रोग, क्या कहलाता है? एपिडेमिक या एंडेमिक या पैंडेमिक या एस्पोरेडिक? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडेमिक। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र या किसी विशेष आबादी में किसी बीमारी का हमेशा बने रहना एंडेमिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडेमिक। आप लोग एपिडेमिक और एंडेमिक में कंफ्यूज मत करिएगा। जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में विशेष आबादी में हमेशा बना रहता है उसको एंडेमिक ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह स्थान या जीव जहाँ बीमारी का एजेंट प्राकृतिक रूप से रहता है, फलता फूलता और अपनी संख्या बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है कैरियर, बी में है वेक्टर, सी में है रिजर्वायर, डी में है व्हीकल। तो वह स्थान जहाँ पे जीव या बीमारी का एजेंट प्राकृतिक रूप से रहता है, फलता है, फूलता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, उसे जो है रिजर्वायर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिजर्वायर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही। क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी, रिजर्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बीमारी के फैलने के दौरान वह पहला मरीज जो स्वास्थ्य अधिकारियों की नज़र में सबसे पहले आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है प्राइमरी केस, बी में है इंडेक्स केस, सी में है सेकेंडरी केस, डी में है सस्पेक्टेड केस। तो किसी बीमारी के फैलने के दौरान वह पहला मरीज जो स्वास्थ्य अधिकारियों की नज़र में सबसे पहले आता है उसको इंडेक्स केस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंडेक्स केस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खांसने, छींकने या बात करने के दौरान हवा में निकलने वाली छोटी बूंदों के द्वारा संक्रमण फैलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बी में है वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, सी में है फोमाइड बॉर्न इन्फेक्शन, डी में है वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन। तो खांसने, छींकने या बात करने के दौरान जो हवा में निकलने वाली छोटी छोटी ड्रॉप्स होते हैं उनसे इन्फेक्शन फैलते हैं। उस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? उस इन्फेक्शन को कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर एग्जाम में भी पूछा गया था कि व्हाट इज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को परिभाषित करें और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कौन कौन से बीमारी से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलते हैं, सॉरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कौन कौन से बीमारी फैलते हैं। ये क्वेश्चन आया था ना, ये क्वेश्चन आया था 23-25 के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निर्जीव वस्तु जैसे कि मरीज का तौलिया, रुमाल या बिस्तर, ये सब के माध्यम से संक्रमण का फैलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है डायरेक्ट कांटेक्ट, बी में है फोमाइड बॉर्न ट्रांसमिशन, सी में है वर्टिकल ट्रांसमिशन और डी में है इनोक्यूलेशन ट्रांसमिशन। तो किसी निर्जीव वस्तु जैसे मरीज का तौलिया हो गया, रुमाल, बिस्तर के माध्यम से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको कहा जाता है फोमाइड बॉर्न ट्रांसमिशन। उसको क्या कहा जाता है? फोमाइड बॉर्न ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन और पोषण में सुधार करना बीमारी से बचाव के किस स्तर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में सेकेंडरी प्रिवेंशन, बी में टर्शरी प्रिवेंशन, सी में है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और डी में हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ एजुकेशन और पोषण में सुधार करना बीमारी से बचाव के यहाँ पर हेल्थ प्रोमोशन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? हेल्थ प्रोमोशन के अंतर्गत आता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 20 में से आपका 20 अभी जो क्वेश्चन करवाया गया है उस 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। जितना सही हुआ आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वाइवा में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको वहाँ पे ईमानदारी वाला ही नंबर बताया जाएगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, याद कर लीजिए, कॉपी पर लिख करके याद कर लीजिए। इस सब का PDF भी डाल दिया जाएगा अगर आप लोग को ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी ज़रूरत है PDF का, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल मेडिको डिटेक्टिव ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग को नहीं आता है कोई बात नहीं, बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, लिख करके याद करिए।
ईमानदारी से पढ़िए, आपका वाइवा प्रैक्टिकल अच्छे से जाएगा और हो सकता है कि 15 के बाद आपका ये डेट निकाल दिया जाए प्रैक्टिकल का। तो आप लोग पूरी तैयारी में रहिए, जब भी प्रैक्टिकल हो आप लोग पहुंचिएगा और अपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करते रहिए, कांटेक्ट में रहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपका प्रैक्टिकल कब है, क्योंकि सारे कॉलेज का प्रैक्टिकल का डेट अलग अलग रहेगा इस बार से। ठीक है, तो अब हम लोग कल के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे एमसीक्यू, और उसके बाद हम लोग ये टॉपिक वाइज जब ख़त्म हो जाएगा एमसीक्यू, उसके बाद कुछ प्रोसीजर भी हम लोग देखेंगे, उस प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। 5-10 प्रोसीजर भी आपको बताया जाएगा इस चैनल पे, उस प्रोसीजर में से पूछे जाएंगे आपके ये वाइवा प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए सबको, सब लोग मिल के पढ़िए ताकि आप लोग का प्रैक्टिकल वाइवा अच्छा जाए, अच्छे मार्क्स मिले आप लोग को।